साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप पे। आज हम साइंस टॉप पे यूपी पीसीएस में 2017 में पॉलिटी सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनको डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कैसे उनको हम आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति जिसको कोरम कहते हैं कितनी होती है। तो याद रखिएगा मेरी जब भी हम किसी भी संस्था के कोरम की बात करते हैं, समिति की बात करते हैं, कार्यकारिणी की बैठक की बात करते हैं, तो हर एक संस्था का कोरम होता है। कोरम कहने का मतलब ये होता है कि गणपूर्ति, जैसे मान लीजिए कि इतने लोग रहेंगे तो भी, जैसे मान लीजिए कि किसी संस्था में 100 लोग हैं और उन्होंने अपने नियम बनाते इसमें ये बोल दिया कि भैया 5% हमारा कोरम है। मतलब ये हुआ कि अगर 5 लोग होंगे तभी वो कोई अपनी बैठक कर सकते हैं, अदरवाइज कोई अपनी बैठक के अधिवेशन वो नहीं कर सकते। उसको हम कोरम कहते हैं। हर एक संस्था का अपना कोरम होता है। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में गणपूर्ति कहते हैं। तो जो लोकसभा के कोरम के लिए है, जो लोकसभा का अधिवेशन है उसको गठित करने के लिए जो कोरम है वो हमारा कुल संख्या का 10% होता है। कितना होता है? कुल संख्या का 10%। बाकी सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, तो सदन के कुल संख्या का 10% ही कोरम होता है। ठीक है, और 21 अनुच्छेद में है, ये आपका संसद के आर्टिकल 100 में है। किसमें है? आर्टिकल 100 में ये बोला गया है कि जो कुल सदस्य की संख्या है उसका दशांश, दशांश का मतलब 10वां भाग, वो क्या होगा? वो उसका कोरम पूर्ति या गणपूर्ति होगा। ठीक है, कौन से में? आर्टिकल 100 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से मतलब मिलाना है आपको। ठीक है, चलिए अगर आपको एक आध भी आता है तो आराम से आप मिला सकते हैं। ठीक है, सब मैं सपोज करता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, चलिए आइए। अब आपको पता होगा जो मताधिकार की आयु है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आया है तो आपको पता है जो मताधिकार की आयु है इसके लिए आर्टिकल 61 दिया गया था। कौन सा दिया गया था? मतलब जो आपका 61वां संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 में लागू हुआ था। वो भी क्यों लागू हुआ था? 1988 में, 89 बोलते हैं इसको। ठीक है, 89 से लागू हुआ था, 1988 में पारित हुआ था। ठीक है, तो इसको राजीव गांधी जी ने करवाया था और बोला ये था कि अब जो एज है वोटिंग का वो 21 से घटाकर उन्होंने 18 कर दिया था। ठीक है, तो एक तो मिल गया हमारा सी का 1। तो सी का 1 मिलाइए तो हमें क्या पता लगा? ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन में हमको देख करना है। ठीक है, चलिए इन दोनों में सी का 1 है। फिर आपको पता होगा, अब देखिए और कौन सा देख सकते हैं हम? न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। आपको पता होगा जो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति है जो कि न्यायालय की होती है वो आर्टिकल 38 में, कौन सा आर्टिकल में है? 38 में, आर्टिकल 38 में है ये। अब इसको हम देख लेंगे, रुक जाइए। फिर एक और है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। आपको पता होगा इमरजेंसी के समय में ही एक संविधान संशोधन करके जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होगा? आर्टिकल 44। कौन सा? आर्टिकल 44 जो कि कब पारित हुआ था? कि इमरजेंसी के बाद 1978 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। याद रखिएगा कब पारित हुआ था? 1978 में। ठीक है, और आपको पता होगा उद्देशिका से जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। आपको पता है कि बीजेपी वाले से बहुत बवाल करते हैं, अलग अलग पार्टी वाले बवाल करते हैं, इनमें कुछ मुद्दा नहीं मिलता तो ये लेके चले आते हैं। तो जो पंथ निरपेक्षता, बंधुत्व, ये सब शब्द जो जोड़े गए थे वो 42वां संविधान संशोधन, वो कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में, तभी जोड़ा गया था। सारे ऑप्शन मिल गए हमारे। चलिए हमें बस 2 ही जानना था, बाकी हम जान लेते हैं। जो मताधिकार के लिए है 61वां हमने देख लिया था। अब देखते हैं उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया, मतलब प्रियम्बल में जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, मतलब डी का 2। आइए मिलाते हैं डी का 2। डी का 2 देखिए, डी का 2 के उसी में, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी विशेषताएं समान है? चलिए पहले कह रहा है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं कि जो अवशिष्ट शक्तियां होती है केंद्र के पास केवल भारत में होती है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वो राज्य के पास होती हैं। तो ऑप्शन हमारा 1 गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहा है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास। हाँ, ये अमेरिका के लिए सही है। क्या अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां तो राज्यों के पास होती हैं, बट भारत में तो ऐसा नहीं होता है। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वो केंद्र के पास होती हैं। तो ये भी हमारा क्या है? गलत है। मतलब दोनों में समान, मतलब अमेरिका और इंडिया में दोनों में इक्वल है, उसी को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति। आइए पहले इन 2 ऑप्शन को हटा के देखते हैं। 1 और 2 जिसमें ना हो, मतलब 1 और 2 जिसमें, मतलब 1 इसमें है तो ये तो होगा नहीं, 2 भी गलत है, 2 इसमें है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब बचा हमारा क्या? अब आइए हम देखते हैं कि बचा हमारा क्या, और 2 इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए मतलब 2 ऑप्शन तो हट गया, अब हमें ए और बी में देखना है। फिर कह रहा है उच्च सदन में कुछ मनोनीत होते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारा उच्च सदन है
ठीक है, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, जिसमें अधिकतम संख्या 250 होती है, उसमें 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति होता है वो अपने अधिकार के थ्रू मनोनीत करता है। तो ये उच्च सदन में जो मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है, ये केवल इंडिया में मिलती है, अमेरिका में नहीं मिलती। अमेरिका में ये प्रक्रिया नहीं मिलती है। तो 4 भी गलत हो गया। तो अगर 4 भी हटाते तो ये ऑप्शन हट गया, तो बचा हमारा क्या, ऑप्शन 3। इस तरह हमें नहीं पता था कि वहां पे राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति है या नहीं है, बट हमने इससे इसको कोलेट कर लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति की जो पॉकेट वीटो शक्ति है वो अमेरिका में भी है और आपके इंडिया में भी है। ठीक है, जिसके थ्रू वो किसी भी कह सकते हैं कि मतलब पता है, किसी विधेयक को अपने पास रख सकता है, होल्ड रख सकता है, हम नहीं, हम इस पर साइन नहीं करेंगे। ठीक है, वो एज इंडिया में सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो पे ज्ञानी जायल सिंह जी ने किया था। ठीक, चलिए आइए हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में राज्यों में संघ की राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया था। अब आपको पता होगा, जो भारतीय संविधान में जो राज्यों के संघ बनाने की जो प्रक्रिया थी वो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया था, और इसको हम कनाडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इसको हम कनाडा ही बोलते हैं, यहीं से लिया गया था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे, अच्छा हाँ, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, हमें उसमें से बताना है। पहला कह रहा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। ठीक है, चलिए आप मान लीजिए हमें नहीं पता, सुन लेते हैं पहले। दूसरा कह रहा है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। ये आर वाला तो सही है हमारा, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में मैक्सिमम चीजें, जैसे न्यायिक पुनर्लोकन हमने पिछले क्वेश्चन थे कनाडा से लिया है। ठीक है, फिर हमने कहीं से मूल अधिकार लिया है। ठीक है, फिर मूल अधिकार मान लिया अमेरिका से लिया है, फिर हमने मूल कर्तव्य रशिया से लिया, मतलब हमने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया है। तो उधार की वस्तु बहुत ज्यादा, आर तो सही है। तो आइए हम एक आध हटाने की कोशिश करते हैं। ये ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, ए सत्य है आर गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर ये और डी वाला हमारा क्या कह रहा है, ए गलत है परंतु आर सही है, ये हो सकता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है ए और आर दोनों सही है, मान लीजिए एक बार में नहीं पता। चलिए अब देखते हैं ए। अब आपको पता होगा भारत में जो न्यायिक, कम से कम एक ऑप्शन तो हमने हटा लिया ना। चलिए अब देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, ये बिल्कुल सही बात है। जो आपका केशवानंद भारती वाला जो मामला हुआ था उसमें ये बोला गया था कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला था कि जो जो मूल ढांचे की अवधारणा है, जो मूल ढांचे की अवधारणा है, इसके आधार पर जो न्यायालय होगा वो किसी भी मामले का पुनरीक्षण कर सकता है। फिर से सुनिए मेरी बात को, जो केशवानंद भारती का जो वाद हुआ था 1973 वाला, उसमें हमारे उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि जो उच्च न्यायालय है वो किसी भी मामले का पुनरीक्षण कर सकती है जो कि संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा के तहत आए, मूल ढांचे की अवधारणा के तहत आए, मतलब समझ रहे, मतलब उसका भी एक सीमित क्षेत्र है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये भी सही है, मतलब दोनों के दोनों ही क्या है, सही है। ठीक है, बट आपको पता होगा कि व्याख्या कहाँ कर रहा है भाई, ये अलग चीज है, अलग चीज है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था। आपको पता होगा सरकारी आयोग, बार बार क्वेश्चन आते हैं, जो सरकारी आयोग था ये 1983 में बना था। 1983 में बना था, उन्होंने रिपोर्ट कब दी थी, 1990 में दी थी। ठीक है, 1990 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी, इसको याद रखिएगा। 83 में बना और रिपोर्ट कब दी इन्होंने, 1990 में दी थी। ठीक, चलिए अब इसमें पूछा कौन कौन, सरकारी साहब तो एक थे ही, अब पूछा इसमें से कौन एक सदस्य। तो याद रखिएगा जो डॉक्टर एस आर सेन थे, जो डॉक्टर एस आर सेन थे वो भी इसके एक सदस्य थे। इसके साथ एक और भी सदस्य थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वी समथिंग करके है, बट याद रखिएगा शायद वी शंकर थे, क्या थे, ऐसे कुछ एक और सदस्य थे, नहीं वी शंकर तो थे, वी शिवरमन थे। एक एस आर सेन थे और एक थे वी शिवरमन, वी शिवरमन, ये 2 सदस्य थे। ठीक है, और एक तो सरकारी साहब थे। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। सम्मिलित करना है, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए ग्रीन पेन को ले लेता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। चलिए अब आपको पता होगा, मान लिया आपको एक भी नहीं पता, पर कम से कम एक हाथ तो आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए ये बताइए इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और इसमें जनसंख्या डेंसिटी ज्यादा हो। आपको यहीं से कोरिलेट करना है। आपको पता होगा केरल, उड़ीसा, गुजरात सारे बड़े, बट इसमें जो जनसंख्या डेंसिटी ज्यादा है, जो तो आपका कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटका हमारा क्या हो जाएगा, तो 12। इसमें मैक्सिमम देखिए, जब डेंसिटी ज्यादा होगी राज्यसभा की सदस्यों की संख्या ज्यादा होगी तो 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि अब इसके अलावा हम क्या, बी का 3 देखिए किसमें मिल रहा है, तो बस पहला ऑप्शन हमें मिल गया, बी का 3 मिल गया हमें, बाकी सारे कहीं नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब सी के अकॉर्डिंग मिला लेते हैं हम। अब सी के अकॉर्डिंग मिलाते हैं तो आपको पता होगा जो गुजरात राज्य है, गुजरात में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, 11 सीटें हैं। जो केरला राज्य है, केरला राज्य में कितनी है आपकी, 9 सीटें हैं। उड़ीसा में कितनी हो जाएंगी हमारी, 10 सीटें। मतलब एक भी अगर हमें पता है तो बाकी सबको हम हटा सकते हैं। ठीक है, इस तरह का यूपी में पूछा जाए कि यूपी में कितनी सीटें हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम 31 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श
सॉरी उल्टा हो गया, हाँ ठीक, आदर्श आचार संहिता का पालन करना थी, बिल्कुल सही बात है। आपको पता होगा कि हर जैसे ही जो चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो पक्ष के विपक्ष के, उन्हें आचार संहिता का पालन करना तो सही बात है, ठीक है। फिर कह रहा है आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया, नहीं, इसको संसद ने अधिनियमित नहीं किया गया। जो आपकी आदर्श आचार संहिता है, इसको जो पक्ष और विपक्ष, जो विभिन्न राजनीतिक दल है, उनके सदस्य, उनके जो भी सदस्य, उनके जो भी कार्यकर्ता है, जो भी कह सकते हैं, वो सब मिलके अपने एक नियम बनाते हैं, एक मार्गदर्शन के लिए एक मानदंड बनाते हैं, और एक आचरण, एक व्यवहार की एक नियम बनाते हैं, और जिसको समन्वित करने का काम जो होता है वो आपका चुनाव आयोग करता है, संसद नहीं करती है। तो ऑप्शन हमारा केवल ए सही है, आर गलत है। क्या होगा? ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया? देखिए गठन पूछा जा रहा है, तो आपको पता होगा, बार बार क्वेश्चन है, जो राज्यसभा का गठन था 1952 में किया गया। कब किया गया था? 1952 में। आपको राज्यसभा के बारे में कुछ और बातें पता होंगी। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन। राज्यसभा क्या कहते हैं हम? उच्च सदन कहते हैं। इसमें जो सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है। इसमें 245 या 250 हो सकती है, बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये उच्च सदन होता है, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए होते हैं। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए होते हैं। और हर दूसरे साल 1/3 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और जो आपका राज्यसभा होता है, ये स्थायी सदन होती है कि भंग नहीं किया जाता है। ये क्या होता है? एक स्थायी सदस्य, एक स्थायी सदन होता है, ठीक है। चलिए, इसे पढ़े लिखे का सदन भी कहते हैं। चलिए, अब पूछा जा रहा है इसका गठन, तो याद रखिएगा 1952 में हुआ था। अब पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ था, तो बोलेंगे आप 3 अप्रैल 1952। कब? 3 अप्रैल 1952 को। और जब पूछा जब इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो आप बोलेंगे 13 मई। 3 अप्रैल के बाद 13 मई, मतलब 3 तो 3 कॉमन है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? 13 मई को इसकी पहली बैठक होती है। याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? आपको पता होगा, जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है वो हमारा कौन सा है? राष्ट्रपति है। क्योंकि जो हमारा आर्टिकल है, जो हमारा आर्टिकल 263 बोलते हैं, जो आर्टिकल 263 है, उसके तहत राष्ट्रपति को, ठीक है, केंद्र एवं राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग हेतु बोला गया है कि आप एक अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो सरकारी आयोग जो कि 1983 में बना था, और जिसने 1990 में अपनी रिपोर्ट दी, उसी के बेसिस पे एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा आर्टिकल 263 है, उसके थ्रू हमारे राष्ट्रपति साहब को ये अधिकार प्राप्त है, हमारे राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो केंद्र राज्य संबंधों को अच्छा करने के लिए, उनके विवादों को खत्म करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। और इस अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन हुआ था वो सरकारी आयोग के निर्णय के बेसिस पे हुआ था। सरकारी आयोग 1983 में बना था, रिपोर्ट उन्होंने 1990 में दी थी, ठीक है। और उसी के बाद उसी के बेसिस पे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। कुछ और तथ्य याद रखिएगा, जो अंतर्राज्यीय परिषद होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है, और इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और इसके जो सदस्य होते हैं, जो भी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, वो सारे के सारे राज्यों के जो मुख्यमंत्री होंगे वो इसके सदस्य होंगे। और जहाँ पे हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, या कैसे कैसे, मान लीजिए किसी राज्य में सपोज करिए कि वहाँ राज्यपाल शासन लागू है, तो राष्ट्रपति शासन लागू है, तो वहाँ पे जो राज्यपाल होगा, वहाँ जो राज्यपाल होगा वही उस समय वहाँ का सदस्य रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के जो प्रशासक होते हैं, जिसको हम जैसे एलजी होते हैं दिल्ली में, वो जो प्रशासक होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, वो भी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। और चलिए इतना इसके लिए इनफ है, आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना सही कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर आपको एक भी पता होगा, वैसे क्वेश्चन टफ है, एक भी आपको पता होगा तो आप इसको हटा सकते हैं। आपको पता होगा लेखानुदान, ठीक है, जो लेखानुदान होता है, ये सारे गलत है। आइए हम देख लेते हैं पहले, जो लेखानुदान क्या होता है। लेखानुदान का मतलब ये होता है कि जैसे जो बजट पारित होता है, ठीक है, जो बजट पारित होता है, तो पारित होने से पहले के जो प्रशासनिक व्यय होते हैं, बजट पारित होने से पहले के जो प्रशासनिक व्यय होते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो अग्रिम डिमांड किया जाता है कि भैया हमें इतने लोग की पेमेंट करनी है, तो हमें एडवांस में इतना पैसा दे दे, इसको हम लेखानुदान कहते हैं। तो ये अग्रिम एडवांस के लिए मांगा जाता है। और ऑप्शन क्या बोल रहा है? बजट मांगों को पूर्ण करने से एक वित्तीय वर्ष के, नहीं, कहाँ भैया, एक वित्तीय वर्ष का तो पूरा बजट ही निकलता है, ठीक है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो एक वित्तीय वर्ष के पूरा बजट निकलता है। तो लेखानुदान जो क्या होता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है,
वो भी कितने बीच के लिए, मतलब बजट पारित होने से पहले के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो भी छोटे मोटे कार्य होते हैं, उनके लिए जो एक्स्ट्रा मनी मांगी जाती है, ठीक है, सदन से, उसको हम लेखा अनुदान कहते हैं। बाकी सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए, सॉरी, हाँ, इसमें एक ऑप्शन हमारा डी सही है, बाकी सारे के सारे क्या है, गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित है। अब आपको पता होगा भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित, जो भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची है वो क्या दिखाती है, वो उसमें शपथ का प्रारूप है। उसमें क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही हो सकता है। पहला कह रहा है संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप, बिल्कुल सही बात है, जो संघ के मंत्री हैं उनके लिए शपथ का प्रारूप आर्टिकल 3 में है, ठीक है, तृतीय अनुसूची में है। अनुसूची बोलो, आर्टिकल नहीं, अनुसूची है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने शपथ का प्रारूप, ये भी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ के लिए पद की शपथ नहीं, जो भारत का राष्ट्रपति होता है उनके लिए शपथ का प्रारूप है वो आर्टिकल 60 में है। कौन से में है, आर्टिकल 60 में है, ना कि तृतीय अनुसूची में नहीं है। कहाँ पे है, आर्टिकल 60 में है। तो मतलब हमारा थर्ड तो गलत हो गया, ठीक है। तो जब थर्ड गलत हो गया तो उसके बेसिस पे देखते हैं कि कौन सा हमारा सही हो सकता है। जब थर्ड, इसमें भी थर्ड है तो ये भी सही नहीं है, इसमें थर्ड, ये भी सही नहीं है, इसमें थर्ड नहीं है, इसमें भी थर्ड है। मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, मतलब 1 2 4 सही है। मतलब संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का भी इसमें प्रारूप है, ठीक है। देखिए कैसे हम एलिमिनेट करके हम आसानी से कर ले रहे हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। आपको पता होगा जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो जैसे नई लोकसभा बनती है, ठीक है, चुनाव होता है, चुनाव बाद जैसे नई लोकसभा बनती है तो उसमें जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है, बुजुर्ग सदस्य कहने का मतलब दो तरीके, एक तो ये, एक तो होता है बुजुर्ग हो सकता है, और पहले ये देखा जाता है किसके पास सबसे लंबा अनुभव है। तो जिसके पास सबसे लंबा अनुभव होता है उसी को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, ठीक है, उन्हीं को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद प्रोटेम स्पीकर बना दिया था। प्रोटेम स्पीकर काम केवल इतना होता है कि वो बाकी के सदस्य होते हैं उनको वो शपथ दिलाता है, वही प्रोटेम स्पीकर का काम है। और शपथ दिलाने के बाद जो भी सदस्य होते हैं वो आपस में मिलकर एक स्थायी सदस्य की नियुक्ति कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो जिसके पास सबसे अधिक लंबा, सपोज करिए कोई भले 50 साल का हो और उनके पास अनुभव केवल एक ही बार 5 ही साल का हो, तो उनको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किसके पास सबसे लंबा अनुभव है। अगर सबसे लंबे अनुभव वाले नहीं है तो सबसे जो बुजुर्ग होता है उन्हीं को हम प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर जो बनाने का कार्य है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही होता है। सभी लोग प्रस्तावित करेंगे नाम कि भैया ये सबसे बुजुर्ग है, ये सबसे अनुभवी, इनको बनाया जाए, तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृत कर देंगे, फिर वो प्रोटेम स्पीकर घोषित हो जाएगा। फिर जो भी सदस्य है वो सभी को वो शपथ दिलाएंगे, और शपथ दिलाने के बाद जब सभी सदस्य शपथ ले लेंगे तो फिर सभी लोग मिलकर लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन है आपको पता होगा, बिरला जी है, ठीक। चलिए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, नौ नेचुरल लोकसभा के, हाँ, वरिष्ठतम, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो आपको पता होगा जो आर्टिकल 21 का दायरा है उसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपको पता होगा कि मिली प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, तो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी, बट डी नहीं आएगा। क्योंकि डी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब डी जो मृत्युदंड देने का कार्य है वो न्यायपालिका करती है, और न्यायपालिका में आर्टिकल 21 इंटरवेन नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी नहीं है, बाकी सारे हो जाएंगे। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। आपको पता होगा जो आपके केंद्र राज्य संबंध था उसी के बीच में समन्वय बनाने के लिए 1956 में, ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। कब आया, 1956 में हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। उसी के बाद से जो क्षेत्रीय परिषद, इनकी संख्या कितनी है, 5। 1956 में हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग आया, 1956 लिख रहा हूं मैं, 1956 में क्या आया, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। उसी के बेसिस पे 5 क्षेत्रीय परिषदों की कह सकते हैं कि स्थापना की गई थी। तो पहला तुम्हारा गलत हो गया भाई, जब संविधान के बाद में जोड़ा गया है तो संवैधानिक संस्था तो है नहीं, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक ही गलत हो जाएगा, हमें गलत ही निकालना है, बाकी सारे के सारे सही है, ठीक है। सारे के सारे क्या सही है, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की सही हो गया। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, आपको पता है चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। क्षेत्रीय परिषद में आपके जो भी यूनियन टेरिटरीज है वो सारे के सारे शामिल किए गए। हाँ, एक परामर्शदार दे सकता है, ये केवल एक परामर्श ही दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि इनकी सारी बातों को माना जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सही है, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही बात है भैया, भारत में एक लोकतंत्र की सरकार होती है, सभी लोग मिलके एक राजा या प्रधानमंत्री चुनते हैं, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा कह रहा है
भारत का एक अपना संविधान है, बिल्कुल है, भारत का पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है, ए और आर दोनों से, बट इसकी सही व्याख्या थोड़ी ना कर रहा है भाई, लोकतंत्र संविधान क्या मतलब है, तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं आप, तो आपको पता होगा कि संसद सदस्यों को बहुत सारे सामूहिक अधिकार दिए गए हैं, जिनको फॉलो कर, जैसे कि उनको आप, जैसे जब सदन चल रहा हो तो उनको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं आपसे कि भैया क्या है क्या नहीं है, मतलब बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या इसमें नहीं है, पहला है अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेष, बिल्कुल भाई, किसी भी अपरिचित को सदन से बाहर रख सकते हैं, बोले भी इसको भगा सकते हो, ये अधिकार हो सकता है। चर्चा में प्रक्रिया स्वतंत्रता, हाँ बिल्कुल, हर एक सदस्य को चर्चा में प्रक्रिया में बोलने का, बात करने का, सबको छूट मिली हुई है, तो ये भी सही है। फिर क्या, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, बिल्कुल, सबके सबके कुछ ना कुछ इंटरनल कमिटीज होती है, बहुत सारी कमिटीज होती है, उनको संचालन का अधिकार, तीनों सही है, बट तो बचा क्या, सी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, कि संसद में साक्षी के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कूट मिलाना में, ठीक है, पहला कह रहा है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काफी कुछ आपको मजा आएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय, पहले देख लेते क्या क्या सही है, ठीक है। पहला कह रहा है वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं भाई, जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का हिस्सा होता है, इसी तरह जो राज्यपाल होता है वो विधानमंडल का हिस्सा होता है, तो ये हमारा दो तो गलत हो गया, ठीक है, गलत वाले को लाल से काटते हैं, देखिए मजा आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है उसे विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये तो सही है, तो तीसरा हमारा क्या है, सही है, उसे अधिकार है, ठीक। उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि उसके पास भी मृत्युदंड को छोड़कर बहुत सारे न्यायिक अधिकार उनको भी दिए गए हैं, तो मतलब दो और चार गलत है, दो और चार गलत है। हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही था, दो चार गलत, तो सही कौन सा हो जाएगा, एक तीन सही है, एक तीन, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। आपको पता होगा राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, उच्च न्यायालय के, ठीक है, आपको पता होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति जो होता है वो जो उच्चतम न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों से वो पूछता है, और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है उनसे पूछता है कि भैया किसको किसको भर्ती किया, मतलब किसको किसको नियुक्त किया, किसको ना नियुक्त किया, ठीक है, तो ये तो गलत है, ठीक। उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं भाई, बहुत से न्यायिक शक्ति है, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, राज्यसभा का संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद का राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्धारित करने का अधिकार, आपको पता होगा कि राज्यसभा को बहुत से अच्छे अधिकार देगा, उसमें हमारा आर्टिकल 249 है, आर्टिकल 249 के थ्रू राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी राज्य के राष्ट्रीय हित में कोई भी कानून पारित कर सकता है जो कि कम से कम 1 साल के लिए वैलिड होगा, कम से कम 1 साल के लिए, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल से के ज्यादा नहीं, कम के लिए, ठीक है। चलिए इस तरह सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, करीब 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी अवेलेबल कमेंट्स उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।